Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is दया पवार. फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम इस DP Guide के माध्यम से आप लोगों तक कुछ ना कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं एंड इस DP Guide में मैं दो सीरीज चला रहा हूँ. एक है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और एक आपका एकलव्य स्कूल हो गया या राजीव गांधी स्कूल हो गया, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हो गया, उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है क्लास 6 का, उसके प्रिवियस ईयर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. और आप लोगों ने अभी तक जितनी मैंने वीडियोस अपलोड किए उसको देखा होगा. रिसेंटली मैंने अभी जवाहर नवोदय विद्यालय का, इससे पहले 2020 का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. एक सैनिक स्कूल का हमने प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश की थी. और हाल ही में जो अभी हमारा कंटिन्यू जो चल रहा है, जो पिछले साल का जो पेपर हम जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे वो था 2019 का. वही प्रैक्टिस सेट हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. उसमें पार्ट 1 यानी कि एक सेक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज रीजनिंग सेक्शन. उसमें 40 क्वेश्चंस थे, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी होगी वो हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक करके एक बार देख लें. और उसी को हम आज कंटिन्यू भी करेंगे. एंड तो आज का जो सेक्शन रहेगा वो मैथमेटिक्स का सेक्शन है. तो आज हम मैथमेटिक्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको मैं ये कह दूं कि इस के माध्यम से जो भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं जवाहर नवोदय का लगा रहा हूँ, चाहे राजीव गांधी का लगा रहा हूँ, या ये एकलव्य का, ये सारे एक दूसरे से जुड़े, बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड हैं और लगभग सिलेबस एक जैसा है. तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट लगाने और बहुत अच्छे से लगाने हैं. और ये आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी, जो उत्तराखंड में राजीव गांधी का जिन्होंने एंट्रेंस भरा है, उसका पेपर तो फरवरी में 20 फरवरी को उसका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होना है. और एकलव्य स्कूल्स जितने भी उत्तराखंड में जो चार एकलव्य स्कूल के जो है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6 के लिए, उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि उसके फॉर्म कब आएंगे. उसके फॉर्म आ चुके हैं एकलव्य के, तो ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. और उसकी लास्ट डेट जो है 7 मार्च को है. 7 मार्च तक कार्यालय में आपको फिल करके जो फॉर्म है वो भेजना है. तो ये इसका ध्यान रखें, वो डेट छूट ना जाए. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. आज हम जैसे मैंने अभी कहा कि हम वही 2019 का पेपर कंटिन्यू करेंगे जिसमें रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज सेक्शन 2 अरिथमेटिक टेस्ट. ओके, जैसा आपको मालूम होगा कि इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के 40 थे. तो रीजनिंग के 40 यहाँ तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ये दिया हुआ है. तो ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है. तो बच्चों में पहले भी कह चुका हूँ, मैथमेटिक्स का जब भी हम प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे, साथ में आप अपनी नोटबुक रखेंगे जिसमें आप खुद भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना सॉल्व कर, एक छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करा पाऊंगा. आप साथ में पेंसिल पेन लेकर के या प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में पेपर पे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये दिया यहाँ पे. ओके, ये 15 and 1/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12/5 इंटू 5/8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 डिवीजन, ये दिया हुआ डिवाइड करना है 1 and 3/4 से, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड होल मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू सॉल्व इट. सो सॉल्व करने की कोशिश करो. इसमें हम क्या लगाएंगे, बॉड मास. जैसे मैंने पहले भी कहा था, BODMAS, बॉड मास लिखो, नोटबुक पे बॉड मास लिखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कौन सा हम एक्सप्रेशन में देखेंगे, कौन सा ऑपरेशन हम पहले को सॉल्व करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे. ठीक है, सो देखो यहाँ पे कैसे किया है. ये देखो, ये एक्सप्रेशन था. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको पहले सॉल्व कर, इसको ये देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये बॉड मास यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, नाउ 15 1/2 वी यूज होता है, ये बार के लिए यूज होता है या सिंप्लीफिकेशन में, जैसे वी फॉर ब्रैकेट्स, देन ओ आ गया ऑर्डर बाय, एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे. यही हम जो है सीक्वेंस फॉलो करेंगे इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, राइट. नाउ सॉल्व इट. तो कितना का 15 दूनी 30 और 1 31/2. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज रहा, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 7 डिवाइड का साइन, और ये क्या 4, ये 4 4 प्लस 3 7y
4 ब्रैकेट क्लोज, ये बिग ब्रैकेट भी ये भी क्लोज हो गया, इनटू क्लोज ब्रैकेट इनटू 2। नाउ सॉल्व इट। सबसे पहले क्या किया, इसके बाद अब क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको बार हो गया कोई या ऐसे दिया हुआ है इतने 15 से इतने बटे 2, ये इसको हम पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। या हो सकता है एक ए के ऊपर बार हो या 15.56 उसके ऊपर बार हो, तो पहले बार को सॉल्व करते हैं। दिस वी इज फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया, जो 15 से 1/2 सबसे पहले किया सॉल्व, और यहाँ 4 से 1 से 3/4 इनको पहले सॉल्व किया। ठीक है, ये इसकी जगह आया ये, और 1 and 3/4 इसकी जगह आपका क्या है 7/4। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, नाउ इट इज एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये भी एज इट इज रखा, ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले भी आपको बताया था कि जब इट इज 7/4, ठीक है, तो 7 करना है पूरा, और 7/4, यानी कि ऊपर कोई एक भी हिंदी हुई है, उसके ऊपर कोई नंबर है, उसके नीचे क्या फ्रैक्शन पॉइंट, फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 7, ये क्या है 7/4। ठीक है, तो जो नीचे वाली है वो पलट जाएगी, तो क्या होगा 7 और बीच में इंटू लग जाएगा, इंटू 7/4 की जगह क्या हो जाएगा 4/7, या ऐसे समझो 7 ये था 7/4, तो जो 4 था वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 इक्वल टू, अब 31/2 ये एज इट इज रहा। ब्रैकेट स्टार्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो 5 से। अब इसको क्या करेंगे, अब डिवीजन हो गया हमारा, अब किसको सॉल्व करेंगे, m मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मल्टीप्लाई दिया हुआ यहाँ पे, तो क्या हुआ 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर 12 नीचे 8, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3/4, 3/2 बचा यहाँ पे। 5 से 5 कट गया, यहाँ क्या बचा 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 4 से काटने की कोशिश करो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 3/2, यही यहाँ पे आया 3/2। प्लस यहाँ देखो 7 से 7 कट के हो गया, क्या बच गया 4, बाहर है इंटू 2। अगेन सॉल्व करो, नेक्स्ट स्टेप बॉड मास में। इसके बाद m के बाद क्या आया, a एडिशन, ऐड करो, इसको एलसीएम लिया 2, ये एज इट इज रखेंगे, ये एज इट इज रखा, माइनस एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करो, एलसीएम लिया 2, तो क्या हुआ 2 4 जा 8, 8 + 3 11, 11/2, बाहर मल्टीप्लाई बाई 2, एज इट इज रखा है इसको भी, इक्वल टू। अगेन अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा अंदर वाले ब्रैकेट का। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले ये जो ब्रैकेट था ना क्लोज ब्रैकेट, पहले इसको पूरे को सॉल्व करने की कोशिश की। ब्रैकेट में बी था ना, इसमें अंदर बॉड मास लगाया सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ ये अलग से मान लेंगे। इसमें जो आपका बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट, इसको पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर डिवीजन को सॉल्व किया, डिवाइड करने के बाद फिर ये बॉड मास में ये ओ, और ये ऑर्डर बाई यहाँ है नहीं, फिर डी से डिवीजन, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन, वो भी हमने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया इनको, एंड आफ्टर दैट एडिशन कर दिया। अब फाइनली ये अपने आप में इस पूरे ब्रैकेट का हमने जो अंदर था ये सॉल्व कर दिया, वो यहाँ पे 11/2 आ गया। बाकी एज इट इज है, अगर आप देखेंगे तो देखो 31/2 यहाँ भी है, माइनस भी एज इट इज है, बाहर के मल्टीप्लाई बाई 2 ये यहाँ भी है। हमने केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, तो 11/2 आया। अब हम कंप्लीट पूरे में जो है, पूरे में हम फिर से बॉड मास लगाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, अपने आप में एक्सप्रेशन फिर से बन गया नया। तो क्या हुआ फिर से, तो पहले ब्रैकेट था इसको खोल लिया, उसके बाद क्या मल्टीप्लीकेशन, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ -11, तो 31/2 -11। अगेन एलसीएम लिया 2, ऊपर क्या बचा 31 माइनस 11 2 जा 22, 31 में से 22 गया 9/2। सो योर फाइनल आंसर विल बी 9/2 उस क्वेश्चन का। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन ऊपर पकड़ा था। ठीक है, अब हम बैक वापस जाते हैं वहीं पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये 41 आई थिंक। हाँ, इसका आया आंसर इज सी। नाउ come to the question number 42. The number of ये दिया हुआ है, the number of numbers which are multiples of both 3 and 5 in the first
100 नेचुरल नंबर्स इज, ये कह रहा है, हिंदी मीडियम वालों को समझा रहा हूँ कि वो जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर हम प्राकृतिक नंबर जिनको बोलते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था एक दिन कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर कौन से होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, यानी कि 1 से लेकर के 100 नंबर तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 15 हो गया, 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है। उसके बाद मतलब वो देखना है जो 3 और 5 दोनों से कट रहे हैं, ऐसे कितने नंबर है 100 के बीच, 1 से लेकर के 100 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से भी कटते हैं और 5 से भी कटता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, इन दो नंबर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम 3 और 5 का एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, कितना आएगा, 5 3 15। 3 और 5 का एलसीएम हमने लिया तो क्या आया, 15 आया। एलसीएम लेना आपको समझाया होगा क्लास में, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आया। अब 15 वो नंबर होगा जो जितने भी 1 से लेकर के 100 डिजिट, 1 से लेकर के 100 नंबर के बीच जो 15 से डिवाइड होंगे वो 3 से भी डिवीजन होगा और 5 से भी। तो देखो 15 से 1 15 हो गया, 15 15 दूनी 30 हो गया, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90। ठीक है, तो कितने हो गए, उसके बाद करेंगे 105, वो तो 100 से ऊपर चले जाएगा, यानी कि 6 नंबर्स हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, खुद भी काउंट करो, देखो कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 6 आ रहे होंगे। तो 15 से जो 15 के मल्टीपल में 100 के अंदर में 6 नंबर आते हैं, तो 6 वो जैसे 15 हो गया एक अपने आप में, 15 1 15, वो 3 से भी कटता है 5 से भी, 15 दूनी 30, 30 भी 3 से भी कटता है 5 से भी, 15 3 45, ऐसे करके 15 चौको 60, जो 15 का टेबल आता है उसको देखना है और 100 तक के बीच में जो नंबर हो। ठीक है, तो 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। तो ऐसे कितने नंबर हो गए टोटल, अब उनको काउंट करना है, जैसे 15 एक हो गया, 30 एक हो गया, फिर 45 हो गया 3, ऐसे करके 6 नंबर हो गए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 5 और 3 का एलसीएम लेना है, वो नंबर देखना है, उस नंबर का मल्टीपल करते जाना है और 100 के बीच तक वो सारे नंबर 3 और 5 से भी डिवाइड होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको देखना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये कह रहा है कि 0 इज एन ऑड नंबर, दूसरा है 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज अ प्राइम नंबर, और आपका 0 इज आइदर odd or sorry neither or nor even number, यानी कि 0 इज neither odd और क्या दिया है, एक मिनट, 0 इज, एक मिनट इसको जरा मिनिमाइज करने दो, this which of the following statement is correct। Question number, now come to the question number 43, which of the following statement is correct। 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, 0 is either neither odd nor even number। ये कह रहा है कि क्या 0 एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, क्या 0 एक सम संख्या है, या 0 प्राइम नंबर है, या 0 ना तो ऑड है ना इवन है। इसमें से आपको चेक करना है कौन सा सही है। तो इसमें से फाइनल आंसर आपका है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज लास्ट डी, ये दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, he reaches his distance in his destination 10 minutes late, and if he travels at a speed of 42 km per hour, he reaches his destination 10 minutes early। the distance traveled is, ये कह रहा है कि एक इंसान अपने घर से जाता है जहां उसको जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो जब आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने स्कूल कब पहुंचते हो, 10 मिनट लेट पहुंचते हो अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो। यही अगर आप थोड़ी स्पीड बढ़ा दो अपनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर आप जा रहे हो, तो आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो स्कूल। अब आपको बतानी है आपके घर से और स्कूल की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब इसमें मैं टाइम, डिस्टेंस और जो भी है, कितना टाइम है, कितनी स्पीड है, कितनी डिस्टेंस है, ये टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का चैप्टर आपको मैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले भी करा चुका हूँ। होप आप उसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, नहीं समझ में आया होगा, एक बार वो फॉर्मूला निकालेंगे अपनी नोटबुक में, नहीं तो एक बार फिर से लिख लें। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू
टाइम, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इजी है, घबराना नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 44। सो अकॉर्डिंग टू दी गिवन क्वेश्चन, क्या दिया था? स्पीड दी हुई थी पहले जब वो आप गए थे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके बाद मान लो आपको अपने घर से स्कूल जाने में टोटल ऐसे सही समय आपका क्या होता है, टी समय पे टी समय लगता है, लेकिन टी वैसे टी लगता है, आपने एज्यूम कर लिया कि आपको टी टाइम लगता है, ठीक है। अब अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो उसने क्या कहा, तो उसको 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो टी साइन टाइम तो आपको पहले लगता था, उसमें प्लस 10 मिनट आपको और लग जाते हैं, प्लस 10 मिनट्स। अब यहाँ पे स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर, आर में दिया हुआ है, तो यहाँ मिनट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम जो समय लगा आपको, उस समय को मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों सेम उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी हुई है तो समय भी आपको घंटे में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आवर्स में होना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पीड दे रखी पहले आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड टाइम टोटल उस समय कितना लगा जब आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे, जितना नॉर्मल टाइम लगना था उससे 10 मिनट ज्यादा लगा, तो नॉर्मल टाइम मान लो टी लगना था, तो टी प्लस 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को आवर्स में चेंज किया 10/60, तो 0 से 0 कट गया, 1/6 हो गया, यानी कि टी प्लस 1/6 इंटू सॉरी टी प्लस 1/6 इतना समय लगा, आवर्स ये लिखे इतना समय लगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी थी 30 इंटू टाइम कितना लगा टी प्लस 1/6, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसी तरीके से सेकंड कंडीशन, जब आप 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो क्या लगता है टाइम, 10 मिनट आप पहले पहुंचते हो, यानी कि कम समय लगता है 10 मिनट, इसमें टाइम घट जाएगा, तो यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या लेंगे, ये जो दिया है उसको लिख लो पहले, स्पीड इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, सेकंड टाइम इक्वल टू कितना लगा, जब आप 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे हो, टी टोटल लगना था तो कितना लगा, उससे 10 मिनट कम लगे, तो माइनस करेंगे, टी माइनस फिर से मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हुआ 10/60, 0 से 0 कट गया, यहाँ आएगा टी माइनस 1/6 इतने आवर्स। फिर से वही यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 42 इंटू टाइम ये। अब दिस इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन और टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भी डिस्टेंस थी आपके घर से स्कूल तक, ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई। अब हम 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस 1 में डिस्टेंस 2 की, या डिस्टेंस 2 में डिस्टेंस 1 की वैल्यू रखने पर, अब डिस्टेंस 2 में जो ये था डिस्टेंस s इक्वल टू 12 इंटू समथिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस s है इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से डिस्टेंस 1 की डिस्टेंस s की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 से, इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, दिस वन। तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम थी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों को सेम इक्वल टू कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अब देखो 6 से डिवाइड किया इसको आपस में, 6 से 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, तो आया 5 टी प्लस 1/6 इंटू, इसको थोड़ा सा रफ में सॉल्व करने की कोशिश करो, रफ नोटबुक आपके पास है, इसको सॉल्व करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 5t प्लस 5/6 इक्वल टू ये 7t माइनस 7/6। अब इसमें क्या किया, इधर 70 था, 70 इधर 70 था, 5t उधर से आया तो 7 माइनस का हो गया, 70 माइनस 5t 2t बच गया, इधर क्या होगा 5/6, ये उधर ले जाएंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 7/6, 6 एलसीएम आ गया, 7 और 5 12, तो 2t इक्वल टू 12/6, तो t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू क्या आएगा, 2 नीचे चले गया, 12/12, 12 से डिवाइड करें यानी 1 आवर, 1 घंटा, तो यानी कि t इक्वल टू 1 आवर। अब t की वैल्यू ऊपर रख दो, इक्वेशन 1 में क्या था 30, इक्वेशन 1 क्या थी, ये देखो ये था ना, डिस्टेंस इक्वल टू इक्वेशन 1, ये डिस्टेंस इक्वल टू 30 इंटू टी प्लस 1/6, यहाँ पे वैल्यू t की पुट कर दो, t की जगह 1 आया तो क्या 6 1 6 प्लस 1 7/6, 6 से 30 डिवाइड हो गया, 6 पंजे 30, 5 बच गए, 5 7 35, 35 किलोमीटर, इसका मतलब आपका आंसर क्या आया 35 किलोमीटर। क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम योर जो भी आपका घर है वहां से लेकर के डेस्टिनेशन जो था जहां पे आपको जाना था, ठीक है, 35 किलोमीटर, so answer will be 35 kilometer, b will be answer। come to the question number 45, ये भी लगभग सिमिलर ही है, देखो अ पैसेंजर ट्रेन running at a speed of 80 km per hour leaves a railway station 6 hours after
a goods train leaves and overtakes it in 4 hours. What is the speed of the goods train? ये कह रहे हैं कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन का नाम है, एक पैसेंजर ट्रेन है, आपकी, और एक आपकी है ये गुड्स ट्रेन। दो ट्रेनें जा रही है जिसमें एक में पैसेंजर जा रहे हैं और एक में सामान जा रहा है, सामान जाने वाली। अब क्या हो रहा है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपकी क्या है, 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है फ्रॉम द, लेकिन ये 6 घंटा बाद में चलती है, किसके, जो गुड्स ट्रेन है, और इसको ओवरटेक करती है कितने, 4 घंटे में, इसको 4 घंटे में ओवरटेक कर लेती है। समझ में आया? यानी कि क्वेश्चन क्या है कि एक स्टेशन से दो ट्रेनें जा रही है, एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है, एक गुड्स ट्रेन, ठीक है, तो जिसमें सामान लदा है वो पहले निकलती है, ठीक है, जब वो निकल चुकी होती है उसके 4 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन, सॉरी 6 घंटे बाद, ये दिया यहाँ पे 6 घंटे बाद, जब गुड्स ट्रेन पहले निकल गई आपके स्टेशन से, 6 घंटे जब उसको निकल के हो चुके हैं, उसके बाद आपकी दूसरी ट्रेन जो पैसेंजर, जिसमें यात्री बैठे हैं, पैसेंजर ट्रेन, वो तब चलती है 6 घंटे बाद। और उसके बाद एक कंडीशन ये दे रखी कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो इतनी स्पीड से जा रही है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, तो वो गुड्स से ज्यादा स्पीड से जा रही है, वो इतनी स्पीड से जा रही है कि 4 घंटे चलने के बाद वो जो पहले ट्रेन निकली थी उसको ओवरटेक कर लेती है, यानी कि उस, ठीक है। अभी पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, अभी कह रहा है दूसरे ट्रेन की स्पीड बताओ, पहले ट्रेन की तो दे रखी, सॉरी पैसेंजर की ट्रेन की तो दे रखी जो तेज चलती, जो बाद में चली थी, अब जो पहले चली थी गुड्स ट्रेन उसकी नहीं बताई थी उसने स्पीड, तो उसकी स्पीड आपको निकालनी। तो यहां भी वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी का फॉर्मूला लगना है जैसे ऊपर क्वेश्चन में करा है। बच्चों में बार बार यही बोलता हूं कि जो क्वेश्चन आप कर लिया आपने, उसको इतने अच्छे से करो, उसमें फॉर्मूला है तो उसको नोट कर लो, उस फॉर्मूले को याद कर लो, ताकि वही क्वेश्चन या उसी टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम मिले तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यही सही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, इसको जो चीजें दी हुई है सबसे पहले इसको नोट कर लो। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको होप आपको समझ में आ गया होगा, अब आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, देखो क्या दिया था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, कितना समय लगा उसको गुड्स ट्रेन को पार करने में, 4 घंटा उसको टोटल, जब चली उसके बाद 4 घंटा लगा। और माना स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, ये इसने लट कर लिया कि सपोज ये दिया हुआ है, जो गुड्स ट्रेन थी जो पहले चली थी उसकी स्पीड, जिसकी स्पीड निकालनी है, मानो उसकी स्पीड v है, v मतलब वेलोसिटी से ले रखा, मानो v है, ठीक है। नाउ टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन, अब यहां पे अगर दूसरे तरीके से हम सोचें तो टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन, तो कितना लगा टोटल, जो टाइम लगा इसका, ये डिस्टेंस इक्वल टू, हाँ 4 घंटे पार करने में, और अच्छा ये चीज नहीं, हम थोड़ा गलत समझ गए थे क्वेश्चन को जो ऊपर था। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कुछ और पूछ रहा है। इसने ये कहा कि गुड्स ट्रेन पहले निकली, ठीक है, उसका ये मालूम नहीं उसकी स्पीड क्या है। पैसेंजर ट्रेन जो है 6 घंटे बाद निकली, पैसेंजर ट्रेन 6 घंटे बाद निकली, और पैसेंजर ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो ये तो फिक्स है। पैसेंजर ट्रेन की कंडीशन हमें पता है कि 80 किलोमीटर उसकी स्पीड है, और जब चल गई वहां से तो गुड्स ट्रेन को पार करने में उसको कितना समय लगा, 4 घंटे। तो समय पता लग गया कि उसको टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे। तो जो तेज स्पीड से जा रही थी पैसेंजर ट्रेन, उसके बारे में दोनों कंडीशन हमें पता लगी, उसकी स्पीड पता है और उसको टाइम पता लग गया कि वहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, गुड्स ट्रेन के बारे में। गुड्स ट्रेन की स्पीड पता चाहिए हमें, स्पीड तो हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि मान लो उसकी स्पीड v है, स्पीड पता लगी। अब समय देखो उसका समय आपको पता है कि 4 घंटे तो 6 घंटे तो उसको वो लगे जो वो पहले चली थी, 6 घंटे तो वो हो गए, प्लस 4 घंटे उसको वो लगे जब तक पैसेंजर ट्रेन वहां तक पहुंची, तो उसको टोटल समय ज्यादा लगेगा क्योंकि स्लो स्पीड से जा रही थी। ऑब्वियसली जो स्लो चलेगी उसको समय ज्यादा लगेगा। अगर इसको पैसेंजर ट्रेन को 4 घंटे लगे तो इसको कितने घंटे लगे, 4 तो वही लगे जो पैसेंजर तक थे, और 6 वो जो पहले निकली थी, तो टोटल इसको 10 घंटे लगे थे, ठीक है। नाउ वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में सोल्व करने की कोशिश की थी, डिस्टेंस तो सेम है ना, दोनों सेम डिस्टेंस चली दोनों ने, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, और डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस। तो पहली ट्रेन के लिए लगाया दूरी बराबर 4 गुना समय, तो चाल थी पहले की 80 गुना समय था 4 घंटे, इक्वल टू दूसरे के लिए दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल है
v माना हमने, गुणा समय लगा उसको 10 गुड्स ट्रेन को। अब इसको सॉल्व कर लो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 उधर चले जाएगा, ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 उधर भगा देंगे तो 80 गुणा 4 बटे 10, 10 से 80 का ये जीरो कट गया, 8 चौक 32, तो 32 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब आंसर विल बी 32 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड, गुड्स की स्पीड, ठीक है। सो दिस वन इज द आंसर। कितना आया आपका 45 का ए, 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, what sum will amount to 6600 in 4 years at 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सम कि कौन सा जो प्रिंसिपल अमाउंट पूछा उसने कि आपको बैंक में कितना रुपए जमा करना है जो 4 साल बाद 8% की दर से आपको, जब आप बैंक ने 4 साल बाद जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो 6600 आपको मिलेगा। यानी कि आप ये पूछ रहा है कि बैंक में आपने कितने रुपए जमा किए थे। कंडीशन दे रखी कि बैंक में आपने कुछ अमाउंट, मैं समझा रहा हूं फिर से, बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया, ठीक है, फिर 4 साल तक उसको नहीं छेड़ा, 4 साल तक समय है उसका 4 साल, और उसका जो ब्याज की जो दर है वो है 8%, उस पर दर लग रहा है, रेट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। तो 4 साल बाद 8% की ब्याज से आपको 6600 रुपये वापस घर के लिए मिले जब आप निकाले। तो ये बताना है कि आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहे हैं आपसे कि प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना जमा किया। तो आपको मैंने शुरू में भी, ये पहले जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसमें भी आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पीटीआर अपॉन 100। पीटीपी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, टी क्या है समय यानी कि टाइम, एंड आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वही यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये दे रखा, अगर आप कंडीशन देखें, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो अमाउंट होता है, जो आप बैंक से अमाउंट फाइनली 4 साल बाद जितने समय के लिए आपने, मान लो आपने पी अमाउंट आपने बैंक में जमा किया, ठीक, तो कुछ साल बाद जब आपको वापस पैसा मिलता है ब्याज के साथ, ब्याज के पास, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो कितना पैसा होता है, वो रुपए कितने होते हैं, वो होता है जितना आपने जमा किया प्लस उस पे जो ब्याज लगा। तो ये कंडीशन होती है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। मैं ऊपर से सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ से करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से इजी पड़ेगा आपको। अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोटबुक में लिख लो, या नॉर्मली भी आपने बैंक, जो बैंक बच्चे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बैंक में मान लो आपने पी अमाउंट जमा किया, फिर उस पर कुछ ब्याज मिला आपको, तो कुछ सालों बाद आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, आपने जो जमा किया था प्लस जो उसमें ब्याज मिला यानी कि इंटरेस्ट मिला, वो टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये आपकी इक्वेशन लगानी है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करो इसको, ए इक्वल टू, ए एज इट इज रहेगा, इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, पीटीआर अपन 100। तो क्या हो गया, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया था प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पी टी आर अपन 100, वैल्यू पुट करो, ए इक्वल टू दिया हुआ था, लास्ट में आपको कितना पैसा मिला 6600 रुपए, प्लस पी निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना ही है, तो ये पी एज इट इज रखा, प्लस यहाँ पे पी आपको निकालना है, पी एज इट इज रहने दो। इसको देखो 8 चौक, या जो डिवाइड हो रहा है वो कटो, 4 से आप 100 डिवाइड किया, 4 से 100 काटा 25 बार, तो ऊपर क्या बचा 8, 8p बटे 25। अब आगे सॉल्व करो, 25 एलसीएम लो, तो 25 की गुणा यहाँ होगी 25p प्लस 8p, 25p और 8p कितना होगा 33p बटे 25। यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6600 इंटू 25 बटे 33 नीचे चले जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, तो जब आप सॉल्व करेंगे 33 से 66 2 टाइम्स कट गया, तो 200 इंटू 25, तो कितना आ गया आपका 25 दूनी 50, 5000, 25 दूनी 50, तो P आपका निकल के आ गया 5000। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपका क्या आ गया 5000, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बस फॉर्मूला अगर याद है तो आप कर सकते हो, उसको नोटबुक में लिख लें। क्वेश्चन नंबर, कम टू द क्वेश्चन नंबर 47, 50 यानी कि 5045 ग्राम्स इज इक्वल टू किलोग्राम और ग्राम। अच्छा, ये पर बता रहा है कि 5045 ग्राम्स में दिया हुआ है, वो कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो आपको मालूम होगा एक किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो कितना हो गया 5000
45 ग्राम का, इसलिए 5000 का तो सीधा सीधा कितना हो गया आपका, 5000 का तो आपका सीधा सीधा कितना हो गया 5 किलो, क्योंकि एक किलो में 1000 होता है, तो 5000 में 5 किलो प्लस 45 ग्राम, तो आंसर इज बी। ये तो यहीं भी आपको मिल गया, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 48। ये कह रहा हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 into 8 centimeter are required to cover the floor of a hall of 12 m into 10 m। कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि मान लो किसी एक कोई रेक्टेंगुलर शेप का आपका एक फ्लोर दिया हुआ है, जहां पे आपको क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर शेप की वो रखनी है, कुछ स्लैब्स रखने हैं। स्लैब्स मतलब, या अगर आपके रेक्टेंगुलर शेप की कोई पट्टियां हैं उस तरीके की, जिसके साइज दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। या मान लो आपका कोई वुडन का कोई एक स्लैब है, इस तरीके का एक साइज है उसका। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास स्लैब्स हैं, जिसको आपको कहाँ रखने हैं, एक कमरे में रखने हैं, ठीक है। या कोई रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि आयताकार शेप के आपके पास कोई पट्टियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे वुडन कट करके बनाते हैं बड़ी बड़ी जो पट्टियां होती है स्लैब्स, ठीक है, जिसका साइज दे रखा 10 into 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। और उसको एक कमरे में रखना है या फ्लोर पे रखना है, जहां जिसकी जो है वो भी आयताकार शेप का है, उस हॉल में रखना है। उस हॉल की लंबाई चौड़ाई दे रखी उसने 12 मीटर इंटू 10 मीटर। तो ये बता रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ, जब आप बहुत सारे स्लैब रखेंगे तो कितने स्लैब्स आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहले आपको उस कमरे का एरिया निकालना है, यानी कि उस हॉल का एरिया निकालना है, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल के। उसके बाद उसमें जो सामान रख रहे हैं वो भी आयताकार शेप का है, यानी कि जो स्लैब्स हैं उसका भी पहले एरिया निकालो, लंबाई गुना चौड़ाई निकाल के। और फिर टोटल एरिया ज्यादा, हॉल का ज्यादा होगा और स्लैब का कम होगा, तो उसको एक दूसरे को डिवाइड कर देना है। जितने आएंगे उतने स्लैब्स है, लेकिन दोनों उतने आपके नंबर ऑफ स्लैब्स आएंगे। बट इसमें ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब जैसे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, इसको बस ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया है। पेन पेंसिल पेपर निकाल के रखो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, दोनों का एरिया निकालना है। रेक्टेंगुलर शेप का है तो कुछ नहीं, आपको दिमाग में ये रखना है कि हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, आयत का क्या क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। तो पहले साइज ऑफ एरिया, साइज ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्लैब इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या हुआ, साइज जानना है, यानी कि हम बात करें एरिया की। एरिया इक्वल टू क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या होगा, लंबाई क्या थी 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये आ गया इसका, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे रहने दो 10 इंटू 8। नेक्स्ट अब हॉल का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम, 12 मीटर इंटू 10 मीटर। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने पहले भी बताया यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 12 बराबर कितना 1200, तो 1200 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई दे रखी 10 मीटर, मीटर यानी कि 10 मीटर में भी 100 की गुणा कर तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इस हॉल का एरिया आ गया 1200 इंटू 1000। अब टोटल नंबर ऑफ स्लैब कितने होंगे, कमरे का एरिया है, कोई भाग दे देंगे किसके, रेक्टेंगुलर स्लैब के, एक स्लैब का एरिया से। तो ऊपर आया 1200 गुणा 1000, नीचे आया 10 इंटू 100, 10 इंटू 8, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15000। तो टोटल नंबर ऑफ जो उसमें वो सामान था स्लैब थे वो 15000 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर आपका रहा 48। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका आया 15000, इतने नंबर ऑफ स्लैब्स आएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, ये दिया हुआ है नंबर 5 8 4 3 5 6, ये दिया हुआ है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5,84,000, 5,84,356। इसमें बता रहा है कि जो 5 की जो प्लेस वैल्यू है उसको दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जहां जहां 5 है उसको एज इट इज रखो, बाकी जगह जीरो रखो, जीरो कर दो। तो पहले की इसकी लेफ्ट हैंड साइड की 5 की, पहले तो अगर हम इस 5 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, बाकी जगह सब जगह जीरो कर दो, यहाँ भी जीरो, 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 ठीक है, ये हटा दो, सब जगह जीरो। तो ये कितना आएगा 5 लाख, प्लस दूसरे 5 की, एक यहाँ है 5, इसकी वैल्यू कितनी हुई प्लेस वैल्यू, इसकी जगह 5 एज इट इज रखा, यहाँ जीरो हो गया, तो कितना हो गया, बाकी ये सब हट गया तो 50 हो गया। दोनों को जोड़ दो, 5 लाख प्लस 50 तो कितना, 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000, ठीक है। तो 0 5 0 0 0
5 अगर आप लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर आया डी। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसमें जहाँ जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी है उसको एज इट इज रहने दो, बाकी सब जगह जीरो कर दो, क्योंकि उसने सम करवाना है तो आंसर वही आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 50। टू सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये कह रहा है अगर आपने वो होता है ना क्यूब, क्यूब का फॉर्म, जो क्यूबिकल फॉर्म जो आपने वो भी लूडो जो खेलते हैं उसमें जो होता है क्यूब वाला जो होता है, ठीक है। तो क्यूब साइज का क्यूब आपको पता है जिसके चारों भुजाएं एक समान होती है और वो 3D शेप में होता है। जैसे आपने लूडो खेला होगा, उसमें जो क्यूबिकल शेप होता है इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती हैं, उसमें ऐसे बने, एक में 1 होता है, दूसरे पे 2 3 4 ऐसे होता है, डॉट डॉट लगे होते हैं। ठीक है, उस तरीके की बात कर रहा है, उस क्यूब की ये बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर दो क्यूब, सॉलिड क्यूब, वैसे दो क्यूब है, उनको हम जोड़ दें तो उसके बाद जो शेप बनेगी वो बनेगा क्यूबॉइड। ठीक है, तो उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, या वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा ना, 3D फॉर्म चल रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम, यानी कि उसका आयतन निकालना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो पेन पेंसिल पहले भी बताया था आपको, उसमें लिखने के लिए आपको नोटबुक निकालो, उसमें लिखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड सेम होती है क्यूब में। लेकिन क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि वो क्यूबॉइड बन जाएगा। जब दो क्यूब को आप अटैच करेंगे तो क्यूबॉइड शेप ले लेगा, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं एक समान नहीं होगी, क्योंकि लंबाई लंबाई आपस में जुड़ जाएगी जब आप उसको दो क्यूब को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो, चौड़ाई सेम रही उसकी 10 सेंटीमीटर जो उसने दे रखी, ऊंचाई भी सेम रहेगी 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब दो क्यूब को आप जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की जगह 10 इसकी रही, 10 दूसरे क्यूब की रहेगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा, 20 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या आएगा, लंबाई हो गया 20, 10 प्लस 10 था 20 प्लस 10 इंटू 10, तो कितना आंसर आपका आ गया 50 का, और ये आंसर आएगा आपका बी। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, रफ में नोट कराओ, 20 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 का 2 रहेगा, 3 जीरो लग जाएंगे, तो 20 यानी कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का 2019 का प्रैक्टिस सेट लगाया है, जिसमें हमने रीजनिंग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। एंड आज हमने मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 में से हमने 10 सॉल्व करने की कोशिश की। ज्यादा मैं नहीं करूंगा, ज्यादा मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है, मैथमेटिक्स में सॉल्व कराते कराते टाइम लग जाता है, और वीडियो भी बड़ी बनती है और आपको समझने में भी दिक्कत आती है, एक साथ 20 क्वेश्चन समझने में। ठीक है, तो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, कल या परसों में, 1-2 दिनों में। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी करो, या फ्रेंड्स को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जो रिमोट एरियाज में बच्चे हैं, जो चाहते हैं अपना भविष्य अच्छे स्कूल में, नवोदय जैसे स्कूल में अपना एडमिशन चाहते हैं, एकलव्य हो गया, राजीव गांधी में हो गया, और लेकिन उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, या कहीं उनको पढ़ाई का बहुत अच्छे से उनके पास साधन नहीं है इतने, या कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनका एक ड्रीम है कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहें, तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की। तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें, और उनको कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक एकलव्य का, उत्तराखंड की मैं बात करूंगा कि एकलव्य स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म जो है आ गए हैं, तो आप प्लीज उसको 7 मार्च से पहले भर के कार्यालय तक पहुंचा दें। और ये जिनको नहीं मालूम है, अपने नियर एंड जो भी आपके नजदीक में रह रहे हैं, आपके फ्रेंड वगैरह, जो आपके पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा दें। और होप आपको पसंद आ रहे होंगे हमारी जो वीडियोस हैं, समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत बाइलिंगुअल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 5th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बहुत स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप बेहतर जो है एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। सो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जिन्होंने राजीव गांधी का भरा है उसका पेपर 20 फरवरी को ही होना है, लगभग 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इन्हीं 15 दिनों में आपको प्रैक्टिस लगाना है, जितने भी आप कर सकते हो सॉल्व, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और ये सब एक जैसा है, बस वहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी आएगी। बाकी नवोदय विद्यालय का तो मार्च लास्ट में इसका एंट्रेंस होना है, उसके लिए भी 2 महीने ही बचे हैं, 1.5 महीना मान लो, 1.5 महीना बचा है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करते जाइए, जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व कीजिए। और बने रहिए हमारे चैनल से, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा
आप तक वीडियोस लेके आए, आपके डाउट सॉल्व करा पाएँ। सो फ्रेंड, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।